जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का शिक्षा के एक शानदार मंच जीएमटीसी पर। आज हम लोग बात करेंगे मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के विषय में। किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, हर जगह से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको देखने के लिए बाबर से। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बाबर आया था दोस्तों कब? तो 1526 में आया था भारत, और 1530 एडी में उनका मृत्यु हो गया था। तो पहला पॉइंट हम लोग जानते हैं कि बाबर का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो हुआ था कब? 1483 एडी में। कहाँ हुआ था? तो फरगना उज्बेकिस्तान में। कहाँ हुआ था? फरगना उज्बेकिस्तान में। दूसरा, उनके पिता जो थे दोस्तों, वो थे उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा जो कि तैमूर लंग के वंशज थे, और कहा जाता है कि उमर शेख मिर्ज़ा तैमूर लंग के 5वां वंश था, मतलब तैमूर लंग के बाद 5वां वंश था ये। और उनकी माता थी कुतुब निगार। उनकी माता जो थी, किसकी? बाबर की माता, वो थी कुतुब निगार, जो कि चंगेज खां की 14वां वंशज थी। मतलब चंगेज खां के वंश से रिलेटेड उनकी माता जी थी, और तैमूर लंग के वंशज थे उनके पिताजी उमर शेख मिर्ज़ा। और कहा जाता है कि ये जो बाबर थे, ये चतगई वंश से संबंध रखते थे। कौन से वंश से? चतगई वंश से संबंध रखते थे। तो दोस्तों 1494 में जब बाबर 11.5 वर्ष का मात्र था, तो बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु हो जाती है, और 11.5 वर्ष के उम्र में उसको फरगना की गद्दी पर बैठा दिया जाता है। किसको? बाबर को। बाबर बचपन से ही बहुत संघर्ष किया है दोस्तों। उनकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था खानज़दा, और ये खानज़दा उनके समूचे जीवन में बहुत ज़्यादा उसका हेल्प की, चाहे वो राजनीतिक जीवन हो या फिर कुछ और। उसके बाद एक और नाम हमारे सामने आता है दोस्तों, सेवानी खां, जो कि उज्बेक के सरदार थे। उज्बेकिस्तान में ही उज्बेक सरदार थे सेवानी खां। जब उनके पिता, बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा का मृत्यु हो जाता है, तो सेवानी खां को भी पता चलता है, और वो होता है, बाबर उस समय बच्चा होता है, तो ये बार बार उसके ऊपर आक्रमण करता है। बाबर को जाके हरा देता है, मारता भी नहीं है, उसको हरा देता है जा करके, फिर आ जाता है। और इसी तरह से उन्होंने खानज़दा से शादी भी किया था, सेवानी। बाद में कहा जाता है कि बाबर ने सेवानी का हत्या कर दिया, और इसमें जो है उसका मदद किया था इनकी बड़ी बहन खानज़दा ने भी उनका मदद किया था। तो ये थी। उसके बाद 1504 में बाबर काबुल को जीत लेते हैं, 1507 में कंधार जीतते हैं, और संसार में पहली बार बादशाह का उपाधि धारण करते हैं। काबुल और कंधार को जीतने के बाद पहली बार बादशाह का उपाधि धारण करते हैं। और इन्होंने इसी समय एक चांदी का सिक्का चलाया था, चांदी का सिक्का, जिसका नाम था शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का चलाया था। कौन? तो बाबर ने। कहाँ पे? काबुल में। उसके बाद बाबर को भारत से निमंत्रण जाता है आने के लिए, और ये निमंत्रण भेजने वाले कौन होते हैं? तो दौलत खान लोधी, आलम खां, और कहा जाता है कि राणा सांगा, ये सभी उनको निमंत्रित करते हैं। किनको? बाबर को, भारत आने के लिए। फिर 1519 में पहला आक्रमण करता है कौन? बाबर। कहाँ पे? भेड़ा में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर पहला आक्रमण होता है। किसका? बाबर का। और उसके बाद कहा जाता है कि इस भेड़ा के आक्रमण में पहली बार गोला बारूद का उपयोग किया गया था भारत में। फिर इसके बाद बाबर 1526 में आक्रमण करता है दिल्ली सल्तनत के खिलाफ, और उस समय दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे वो थे इब्राहिम लोदी। कौन थे दोस्तों? इब्राहिम लोदी। और पहली बार पानीपत का युद्ध होता है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। पानीपत का हरियाणा में, वहाँ पर पहला पानीपत का फर्स्ट बैटल होता है। वो होता है किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कब होता है? तो 1526 ईस्वी में। और कहा जाता है कि इस उत्तर भारत में सबसे पहली बार बम या बारूद का उपयोग किया गया था इस पानीपत के युद्ध में। उसके बाद इसके जो इसमें बाबर के साथ में मुस्तफ़ा खां और उस्ताद अली थे, जो कि इनके प्रमुख तोपची थे दोस्तों। तोपची जो तोप का संचालन करते हैं। तुलगाम और उस्मानी पद्धति से इन्होंने तोप को चलाया था। उस्मानी पद्धति में क्या होता है कि दो बैलगाड़ी के बीच में रख करके तोप को चलाया जाता है, जिससे कि दूर तक जाता था।
गोला बारूद। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और इस युद्ध के बाद उन्होंने कलंजर की उपाधि धारण की। बाबर ने कलंजर की उपाधि धारण की थी। कौन सा युद्ध के बाद? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, जब उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था तब। और इसी युद्ध के बाद उन्होंने कहा था कि अब फिर हमें काबुल की गरीबी नहीं चाहिए, दोबारा हमें काबुल की गरीबी नहीं चाहिए। उसके बाद मुग़ल सल्तनत का शुभारंभ हो जाता है, मुग़ल सल्तनत स्टार्ट हो जाता है, मुग़ल वंश का स्थापना हो जाता है, दिल्ली में मुग़ल वंश का शासन आरंभ हो जाता है। फिर कहा जाता है कि अगले ही वर्ष 1527 में खानवा का युद्ध होता है, जो कि पड़ता है राजस्थान में। खानवा कहाँ पड़ता है दोस्तों? राजस्थान में। और ये युद्ध होता है किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें राणा सांगा हार जाते हैं। और इसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। और इस युद्ध में राणा सांगा के सहायक कौन कौन थे? मेदिनी रॉय थे, महमूद लोदी थे और आलम खां थे। इन्होंने साथ दिया था। फिर भी जीत किसका होता है? बाबर का। और इस युद्ध के बाद गाजी का उपाधि धारण किया था। इस युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने गाजी का उपाधि धारण किया था। उसके बाद फिर 1500, यहाँ तक यहीं पे नहीं रुकता है बाबर। 1528 में फिर चंदेरी पर आक्रमण करता है। चंदेरी का युद्ध होता है, जो कि पड़ता है कहाँ पे? एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। और ये युद्ध होता है किसके बीच? बाबर और मेदिनी रॉय के बीच, क्योंकि मेदिनी रॉय क्या किया था? यहाँ पर राणा सांगा का साथ दिया था। फिर मेदिनी रॉय के साथ युद्ध होता है बाबर का। इसमें शेरशाह सूरी, बाबर के साथ में शेरशाह सूरी भी थे, मतलब बाबर का सहायक था शेरशाह सूरी, बाबर की सहायता किया था इस युद्ध में। कहा जाता है कि इस युद्ध में राजपूतों की सिरों का मीनार लगाया जाता था। इतना सिर काट करके रखा गया था कि मीनार बन गया था राजपूत के सिरों का। घमासान युद्ध हुआ। इसके बाद फिर यहीं तक नहीं रुकता है, अगला युद्ध फिर 1529 में करता है, जो कि घाघरा का युद्ध कहा जाता है। और घाघरा पड़ता है दोस्तों बिहार में। यह युद्ध होता है किसके बीच? तो बाबर और महमूद लोदी, जो कि एक अफगान है, उसके बीच। और इसमें भी बाबर जीतते हैं, लेकिन इसमें ये जो शेरशाह सूरी थे वो महमूद लोदी का साथ देते हैं, ना कि बाबर का। फिर भी जीतता बाबर ही है। और इसी युद्ध में वो शेरशाह सूरी कहते हैं कि भाग्य ने अगर साथ दिया तो एक दिन मुग़लों को मैं भारत से बाहर खदेड़ूंगा। ये इसलिए भी है क्योंकि ऐसा होता भी है, जो कि आगे चल कर के आप लोगों को पता चलेगा। अगला जब हम लोग हुमायूं पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि शेरशाह सूरी ने वास्तव में मुग़लों को भारत से खदेड़ दिया था बाहर। इसके बाद एक इतिहासकार हुए लेनपुल, वो कहते हैं कि बाबर बेशक एक महान योद्धा था, लेकिन साम्राज्य निर्माता बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद बाबर दोस्तों अपना एक आत्मकथा लिखता है, जिसका नाम है बाबरनामा। बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित उसका खुद का आत्मकथा है दोस्तों, जिसको तुजुके बाबरी भी कहा जाता है। मतलब तुजुके बाबरी के नाम से भी जाना जाता है बाबरनामा को। और ये जो लिखा हुआ वो तुर्की भाषा में लिखे थे। बाबर ने लिखा था इसको किस भाषा में? तुर्की भाषा में। जी हाँ दोस्तों, इसमें भारत के समाज, अर्थव्यवस्था, कृषि, प्राकृतिक विभाजन आदि आदि का के बारे में लिखा है बाबर ने। इसको प्राथमिक स्रोत मानते हैं इतिहासकार, इसको प्राथमिक स्रोत मानते हैं मध्यकालीन इतिहास का। और इसको भारतीय इतिहास का वास्तविक स्रोत भी माना जाता है, ऑथेंटिक स्रोत भी माना जाता है। कौन मानते हैं? एल्फ्रिंगस्टन नामक एक वैज्ञानिक थे, वो मानते हैं इनको वास्तविक स्रोत। और ये सही भी है दोस्तों। इसका फारसी जो अनुवाद है ना, इसका किसका? बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब ये अब्दुल रहीम खान खाना कौन था, आगे हम लोग चल के पढ़ेंगे। ये बाबर के, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे अब्दुल रहीम खान खाना। और बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था दोस्तों स्क्रीन और ब्रेबिज नाम के व्यक्ति ने। बाबर ने इसमें 7 समकालीन राज्य का वर्णन किया है, जिसमें 2 हिंदू राज्य है, विजयनगर और मेवाड़, और 5 मुस्लिम राज्य है, जिसमें कि दिल्ली, गुजरात, बहमनी, बंगाल और मालवा आता है दोस्तों। ये 5 उस समय का मुस्लिम राज्य था। और बाबर के अनुसार समकालीन समय में कृष्णदेवराय सबसे अधिक शक्तिशाली शासक थे। बाबर कहते हैं कि भारतीयों को वास्तुकला का ज्ञान
नहीं था। लेकिन शायद बाबर ने पूरा भारत घूमे बिना ये बात कह दिया। अगर वो पूरा भारत घूमता तो शायद वो ये कहने में वो ज़रूर झिझकता था कि बाबर या हिंदुस्तान के लोगों के पास वास्तुकला का ज्ञान नहीं था। उसके बाद इन्होंने एक दीवान कविता का संग्रह भी करवाया था। इन्होंने नूर-ए अफ़गान एक आराम बाग, नूर-ए अफ़गान एक बाग बनवाया था, नूर-ए अफ़गान उसका नाम रखा था, जिसको आराम बाग भी बोला जाता था, उसका निर्माण करवाया था। इनके जो एक सेनापति थे मीर बख्शी, उन्होंने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। साथ ही इन्होंने दोस्तों काबुली बाग मस्जिद का भी निर्माण करवाया था, जो कि पड़ता है पानीपत में। काबुली बाग मस्जिद अर्थात इनकी जो बेगम थी बाबर की, उनकी एक बेगम थी काबुली बेगम, उसी के नाम पे काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था इन्होंने। कहाँ पर? तो पानीपत में। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। और सबसे पहले बाबर को दफनाया जाता है वही आराम बाग में, फिर बाद में वहाँ से इसको कहाँ दफनाया जाता है? ले जाया जाता है काबुल, क्योंकि बाबर का इच्छा था कि उसको काबुल में दफनाया जाए। तो पहले दफनाते हैं कहाँ पे? आराम बाग में, फिर वहाँ से उखाड़ करके काबुल में ले जा करके इनको दफनाया जाता। तो अभी भी बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में ही है दोस्तों।